नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पोते का सबक। रेखा जी अस्पताल में भर्ती हो रखी थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी लेटी दरवाजे की तरफ ही टकटकी लगाकर देखे जा रही थी। तभी उनके पति ओमपाल जी कमरे में आते हैं। अपने पति को देखकर कांपते स्वर में बोली, सुनिए जी, क्या हमारा बेटा आज भी नहीं आया है? क्या उसने कोई फ़ोन नहीं किया है? क्या आपने मेरे बेटे कबीर को नहीं बताया है कि मेरी हालत कितनी खराब है और मैं यहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हूँ? क्या आपने उसे नहीं बताया? मुझे उसकी कितनी याद आ रही है। तभी ओमपाल जी कहते हैं एक झूठी सी मुस्कान के साथ, तुम भी हद करती हो रेखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी फिक्र नहीं है? असल में जब तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया था तो उस समय तुम सो रही थी। वह तो तुम्हें उठाने ही वाला था, लेकिन मैंने कबीर को मना कर दिया था, यह सोचकर कि कहीं तुम्हें परेशानी ना हो जाए। डॉक्टर ने तुम्हें पूरी नींद लेने के लिए कहा था, इसलिए कबीर ने तुम्हें सोते हुए नहीं उठाया है। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। कबीर ने मुझे बताया है कि कुछ दिनों में वह पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर वापस आ जाएगा। फिर तुम उसे जी भर के मिल लेना। ओमपाल जी की बात सुनकर रेखा जी नाराजगी भरे शब्दों में कहने लगी, अरे आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप भी कितनी हद करते हो। आपको नहीं पता मुझे अपने बेटे की कितनी याद आ रही है। अगर मैं जाग जाती तो इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत हो जाती। थोड़ी देर जागने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो पूरा दिन मैं बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। सुनिए जी, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। आप डॉक्टर से पूछिए कि हमें कब तक घर जाना है और कब वह हमारी यहाँ से छुट्टी करेंगे। रेखा जी की बात को सुनकर ओमपाल जी बोले, अरे तुम भी हद करती हो। तुम तो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। कुछ देर बाद कहने लगे, अरे हाँ, वह मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर ओमपाल जी कमरे से बाहर आ गए और बाहर कुर्सी पर बैठ गए। अब तक उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थी। आंखों के आंसू पहुँचते हुए अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। ओमपाल जी के पिता गांव के जाने माने रईस लोगों में से एक थे। गांव के सभी लोग बहुत ही मान सम्मान देते थे और जब से ओमपाल जी की नौकरी लगी थी तब से तो उनके पिता की इज्जत गांव में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद उनके पिता ने अपनी ही रिश्तेदारी में उनके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली थी। अपने पिता की बात को मानकर ओमपाल जी ने रेखा जी से शादी कर ली थी। उसके बाद बहुत वर्ष बीत गए। ओमपाल जी और रेखा जी खुशी पूर्वक अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन ओमपाल जी और रेखा जी की कोई औलाद नहीं हुई, जिस कारण रेखा जी बहुत दुखी रहती थी। दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि काश हमारे भी कोई औलाद होती। उधर घर वाले ओमपाल जी पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाते जा रहे थे। इन सब चीज़ों के बीच रेखा जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। रेखा जी दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि भगवान उनकी सोनी गोद को भर दे। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ही ली और शादी के लगभग 12 साल बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ और उनकी जिंदगी तो मानो खुशियों से ही भर गई थी। उन्होंने अपनी औलाद को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला, परंतु यह बात भी सत्य है कि समय को बदलते देर नहीं लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ ओमपाल जी और रेखा जी के साथ भी। उन्होंने अपने बेटे कबीर को बहुत ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके पालन पोषण में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। उसकी हर तरह की ख्वाहिशों को पूरा किया गया था। ओमपाल जी अपने बेटे की हर इच्छा को पूरा करते थे। ओमपाल जी के पिता तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब उन्हें पता चला कि उनकी माँ भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उनके इलाज में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी अपनी माँ के इलाज के लिए, परंतु फिर भी वह अपनी माँ को बचा नहीं पाए। समय बीत गया और एक दिन उनका बेटा कबीर जब घर लौटा तो खुशी से चिल्लाते हुए बोला, माँ
मैं इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ। यह सुनकर वे दोनों खुशी से इतरा रहे थे। फिर कबीर ने कहा, अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ से अच्छी डिग्री ले ली तो मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। अपने बेटे कबीर की बात को सुनकर ओमपाल जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। तभी रेखा जी ने कहा, बेटा, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, पढ़ाई तो तू यहाँ रहकर भी कर सकता है। और तुझे तो पता ही है कि अभी तेरे पिता को पैसों की कितनी तंगी चल रही है। लेकिन कबीर ने कहा, माँ, मेरा एक यही फैसला है, मेरी आने वाली जिंदगी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और मेरी जिंदगी को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगा। वहाँ पढ़ाई करने के बाद सफलता मेरे कदम चूमेगी और हमारी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। एक बार जब मैं वहाँ अच्छे से सेट हो जाऊंगा तो आप दोनों को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। फिर आप लोगों को आराम ही आराम होगा, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको मेरे होते हुए किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अपने बेटे की यह बातें सुनकर ओमपाल जी अपने बेटे कबीर को विदेश भेजने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पास जो जमा पूंजी रखी थी उन सभी का हिसाब लगाया तो कम पड़ रही थी, लेकिन फिर भी ओमपाल जी ने कहीं से बाकी पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे के लिए विदेश जाने की तैयारी कर दी। ओमपाल जी ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने घर को भी गिरवी रख दिया था और भारी मन से अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया। उधर बेटे के जाने के बाद ओमपाल जी और रेखा जी जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वे दोनों अकेले हो गए थे। दिन रात उन्हें अपने बेटे की याद सताती रहती थी। अब दोनों इस आस में ही जी रहे थे कि एक दिन उनका बेटा कामयाब होकर आएगा और कामयाब होकर जब आएगा तो वह हमारे साथ ही रहेगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। उनके बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद विदेश में ही कबीर ने नौकरी भी करनी शुरू कर दी। अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास अपने माता पिता को याद करने तक का भी समय नहीं था। ओमपाल जी की सरकारी नौकरी से जो पेंशन उन्हें मिल रही थी, दोनों पति पत्नी उसी में अपना गुजारा चला रहे थे। बेटे की याद में वह अब समय काट रहे थे। एक दिन ओमपाल जी खुश होते हुए बोले, अरे रेखा जी, तुम्हारे बेटे का फ़ोन आया था। उसने कहा है कि अब उसे अपने देश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, वह कल ही यहाँ वापस आ रहा है। यह सुनकर रेखा जी बहुत खुश हो गई, क्योंकि जाने कितने वर्षों के बाद उनका बेटा कबीर उनके पास जो आ रहा था। अपने बेटे के आने की खुशी में दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश थे। अगले दिन जब कबीर अपने घर पहुंचा तो रेखा जी और ओमपाल जी उसे एक लड़की के साथ देखकर हैरान रह गए। वह लड़की कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न सी लग रही थी। रेखा जी और ओमपाल जी के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। कबीर ने अपने माता पिता के पैर छुए और उस लड़की को अपने माता पिता से मिलवाते हुए कहा, माँ, पिताजी, यह मेरी दोस्त रीचा है और मेरे साथ काम करती है। हम दोनों एक साथ एक ही जगह पर काम करते हैं। यह बात सुनकर दोनों कुछ हैरान हुए, परंतु उन्होंने अपना व्यवहार सामान्य रखा। आज इतने समय बाद उनका बेटा वापस लौटा था, इसलिए रेखा जी ने उसके लिए उसकी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर रखी थी। उसकी पसंद के व्यंजन बनाकर ले आई। खाना खाकर कबीर अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। रेखा जी ने उस लड़की को भी मेहमानों वाले कमरे में आराम करने को कहा। उसके बाद जब रेखा जी अपने कमरे में वापस लौटी तो देखा कि ओमपाल जी किसी सोच में डूबे हुए थे। ओमपाल जी को ऐसे सोच में डूबा देखकर रेखा जी ने अपने पति से पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो आप। फिर ओमपाल जी बोले, अरे रेखा, तुम्हें याद है ना, जब मेरी रिटायरमेंट थी और कबीर यहाँ पर आया हुआ था, हम इसी तरह खुश हुए थे कि हमारा बेटा हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आया है, लेकिन वह तो वास्तव में मेरे रिटायरमेंट पर मिले हुए पैसे को लेने ही आया था। उस पैसे को हड़पने के मकसद से वह इस पार्टी में आया था। पैसे मिल गए तो अगले ही दिन अपना मतलब निकल कर चलता बना। ओमपाल जी की बात सुनकर रेखा जी थोड़ी नाराजगी जताती हुई बोली, अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हर वक्त मेरे बेटे पर शक करते रहते हैं।
अब हमारा जो कुछ भी है हमारे अपने बेटे का ही तो है, और आज नहीं तो कल हमने उसी को तो सब कुछ देना है। नहीं रेखा, बात वह नहीं है। हमारा सब कुछ उसका है, लेकिन हमारे मरने के बाद ही सब कुछ उसी का होगा। तुम नहीं जानती रेखा जी, आज के ज़माने में पैसा कितना ज़रूरी चीज़ है। अगर पैसा है तो हर चीज़ मिल जाती है, बिना पैसे के यह ज़माना चैन से जीने भी नहीं देता। फिर रेखा जी बोली, अरे आप तो बिना मतलब इतना सोचने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा बेटा हमसे बहुत प्यार करता है। अब आप इन सब फालतू की बातों को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और चलिए, अब मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बना देती हूँ, आकर साथ में बैठकर चाय पी लीजिए। थोड़ी ही देर में कबीर भी आराम करके अपने कमरे से बाहर आ गया और चाय पीने के बाद अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी मुझे आपसे कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी। तो ओमपाल जी कहने लगे, हाँ बेटा बताओ क्या बात है, और तुम्हें मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी है। फिर कबीर ने कहा, पिताजी दरअसल बात यह है कि मैं और रीचा शादी करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर रेखा जी और ओमपाल जी चौंक जाते हैं। कबीर बोला, पिताजी मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना जल्दी से शादी का काम भी निपटा ही देते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद हमें अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली जाना है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले ही आवेदन कर दिया था। ओमपाल जी अपने बेटे कबीर की तरफ हैरानी से देखे ही जा रहे थे। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह जो सामने बैठा है यह सभी बातें उनका बेटा कबीर बोल रहा है। या फिर ओमपाल जी कहने लगे, अरे बेटा क्या तुमने शादी करने का फैसला भी कर लिया, रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन भी कर दिया है। अरे तुमने तो हमसे कुछ पूछा भी नहीं और ना ही कुछ बताया, और बिना कुछ बताए तुमने अपनी शादी करने का इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया है। तुमने हमसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा, कुछ बात किए बिना ही तुमने यह तय कर लिया कि तुम्हें शादी करनी है। फिर रेखा जी ने कहा, अरे बेटा इतना बड़ा फैसला तुमने हमारी मर्जी के बिना ही कैसे ले लिया। कबीर कहने लगा, अरे माँ आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। शादी तो मुझे ही करनी है और ज़िंदगी भी मुझे ही गुजारनी है, तो फिर इसमें मर्जी भी तो मेरी ही चलेगी ना। मैं अपनी शादी का फैसला अपने आप ही तो लूँगा ना, और आप लोगों का क्या है, आप लोग तो मेरी शादी गांव की किसी गंवार लड़की से करवा देते, लेकिन मुझे उम्र भर के लिए किसी गंवार के हाथों नहीं बंधना है। रीचा मेरी पसंद की लड़की है और एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो काफ़ी मॉडर्न भी है, और मैं उसी से शादी करूंगा। मैं रीचा को बहुत पसंद करता हूँ। फिर रेखा जी गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोली, कबीर तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने पिताजी से बात कर रहे हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि तुम अपने बड़ों से इतनी आवाज़ में बात नहीं कर सकते। अरे प्लीज माँ अब आप शुरू मत हो जाओ, बिना बात के आप बात का बतंगड़ बना रही हो। शादी की ही तो बात की है मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, और ऐसा तो नहीं है कि मैंने शादी कर ली है और आप लोगों को बताया भी नहीं है। आपको बताकर ही शादी कर रहा हूँ, फिर इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या ज़रूरत है। बिना मतलब ही आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। आज बेटे का बदला हुआ रूप देखकर रेखा जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह अपने बेटे कबीर से कहने लगी, अच्छा तो अब हमारी बात तुम्हें ड्रामा लग रही है। तुम्हारे माता पिता की फिक्र और उनका लाड़ प्यार अब तुझे ड्रामा लगता है। बेटा हमें तुम्हारी खुशियों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस इसी बात की फिक्र है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान न आ जाए जिसकी वजह से तुम्हें उम्र भर दुख झेलना पड़ जाए और तुम्हें बाद में पछताना पड़े। जिस समय रेखा जी अपने बेटे को समझा रही थी तभी रीचा भी कमरे से बाहर निकली और उसने रेखा जी की सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर रीचा भड़क उठी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कबीर को कहने लगी, अरे कबीर क्या तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए हो? तुम्हें क्या दिखता नहीं कि तुम्हारी माँ और पिताजी मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम यहाँ चुपचाप खड़े हुए उनकी बकवास सुन रहे हो? अरे कबीर अगर तुम्हारा अभी से यह हाल है शादी के बाद तो क्या करोगे?
मुझे तुम जैसे इंसान के साथ सारी उम्र नहीं बितानी है। मुझे ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। तुम रहो अपने घर वालों के साथ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए रीचा कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। फिर कबीर कहने लगा, अरे क्या माँ, बिना मतलब ही बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। और देखो तो उस बेचारी का आपने कितना दिल दुखा दिया है। उसका तो दिल ही टूट गया है। गांव के लोग हो ना, आपको कुछ पता सता तो है नहीं, हर चीज़ गलत ही लगती है। गांव के गंवारों जैसी हरकतें करते हो और आप लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। यह सब कहते हुए कबीर तमतमाता हुआ रीचा के कमरे में चला गया। रेखा जी और ओमपाल जी वहीं खड़े रह गए। रेखा जी और ओमपाल जी कहने लगे कि यह वही इंसान है जिसे हमने इतने त्याग करके बड़ा किया था और इसके लिए हमने अपनी सारी पूंजी तक लगा दी थी। उसके मुंह से इतनी बातें सुननी पड़ेगी, यह तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितनी उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी को लगाकर उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। क्या इसीलिए कि एक दिन वह उन्हें यह दिन दिखाएगा और उन्हें कंगाल बनाकर रख देगा और उनकी ऐसी हालत कर देगा कि वह सड़क पर आ जाएंगे। उधर रीचा अपना सारा सामान पैक करके जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कबीर भी अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे निकल गया। दोनों बूढ़े माता पिता अपने बेटे कबीर को देखकर बहुत दुखी हुए। वह तो उस लड़की रीचा के पीछे पीछे ही चला गया। अपने बेटे को उस लड़की के पीछे जाते हुए देखते रह गए, लेकिन एक बार भी कबीर ने उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा कि यहाँ मेरे माता पिता भी हैं। कबीर तो चला गया था, लेकिन उसके पीछे उसने अपने माता पिता को जिंदगी भर का दुख देकर चला गया था। अब रेखा जी और ओमपाल जी जिंदगी भर के दुख और पीड़ा में रहने लगे, लेकिन शायद अभी और भी अधिक दुख और तकलीफ उनका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे जब कुछ वर्ष बीतने लगे तो जिन लोगों ने ओमपाल जी से को उनके बेटे को विदेश भेजने के लिए पैसे दिए थे, अब वे लोग भी उनके घर आकर अपने पैसे मांगने लगे थे। परेशान होकर उन्होंने अपने बेटे कबीर को फ़ोन किया और उसे मदद करने के लिए कहा, लेकिन कबीर ने तो मदद करने के बजाय अपने पिता को ही 10 बातें सुना दी और बोला, मदद करना तो दूर, मैं आप लोगों का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आपने मेरी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल बना दिया था। जिस लड़की से शादी करने की बात पर आपने इतना बड़ा तमाशा बना दिया था, मैंने उस लड़की से शादी कर ली है। मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। अब दोबारा से मुझे कभी फ़ोन करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर कबीर ने फ़ोन रख दिया। इतनी बात सुनते ही ओमपाल जी के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और वे पत्थर बनकर वहीं खड़े रह गए। रेखा जी जब रसोई घर से वापस आई तो अपने पति की ऐसी हालत देखकर घबरा गई। अपने पति की ऐसी हालत देखकर पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया है? तभी ओमपाल जी की आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर रेखा जी और भी घबरा गई। अरे आप बताइए तो आखिर आपको हुआ क्या है? हमारा बेटा तो ठीक है ना? फिर ओमपाल जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, हाँ रेखा, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, बस हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। हमारा तो भाग्य ही हमसे रूठ गया है। ना जाने हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी। तुम्हारे बेटे ने आज जो वक्त हमें दिखाया है, उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब कहते हुए ओमपाल जी ने उन्हें अपने और अपने बेटे की सारी बातें बता दी कि दोनों बाप बेटों में क्या बातें हुई हैं। तो रेखा जी गुस्से से बोली, आखिर आपसे ऐसे कैसे बात कर सकता है वह? कबीर का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं अभी उससे बात करती हूँ। ओमपाल जी अब तो समझ चुके थे कि उनका बेटा उनका नहीं रहा है। अब तो जैसे तैसे उन दोनों को एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी बितानी थी। लेकिन रेखा जी अभी तक इस बात को स्वीकार करने की हालत में ही नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे कबीर को जाने कितनी बार फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार वह फ़ोन काट देता था। उधर ओमपाल जी मन ही मन यह सोचकर परेशान थे कि अगर कबीर ने माँ को फ़ोन पर उल्टी सीधी बातें सुना दी तो रेखा तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी और कहीं उसे कोई सदमा न लग जाए। यही बात सोचकर ओमपाल जी परेशान हुए जा रहे थे। आखिर अपनी पत्नी के अलावा और था ही कौन? इसलिए वह अक्सर अपनी पत्नी से मना किया करते थे कि तुम्हारा बेटा बिजी रहता है, उसे हर वक्त फ़ोन मत किया करो। और एक दिन वही हुआ जिसका ओमपाल जी को डर था। एक दिन जब रेखा जी अपने बेटे कबीर को फिर से
फ़ोन करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से कबीर की आवाज़ आई, क्या आपको एक बार समझ नहीं आता? यदि मैं फ़ोन नहीं उठाया तो मैं बिजी हूँ। इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अगर कोई इंसान एक बार फ़ोन नहीं उठाता तो दोबारा फ़ोन नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे क्या मतलब है? मुझे क्यों बार बार फ़ोन करते हो? क्या आपको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है? अब मेरा आपसे बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? रेखा जी की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी। अपने बेटे की बदतमीजी भरे शब्दों को सुनकर हैरान रह गई। बदतमीजी भरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर चक्कर खाकर नीचे गिर गई। ओमपाल जी ने अपने पड़ोस वालों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में डॉक्टर ने चेकअप किया और उनके बहुत सारे टेस्ट भी करवाए गए, लेकिन जब उन्हें उनकी रिपोर्ट आई तो ओमपाल जी के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रेखा जी को हार्ट अटैक आया था। यदि उनका समय पर इलाज न करवाया गया तो वह अपनी बाकी की जिंदगी शायद अपनी पत्नी के बिना ही गुजारेंगे। अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनके पास कितना समय है। जब डॉक्टरों ने ओमपाल जी को सारी बातें बताई तो उनका दिमाग सुन्न हो गया था। अपनी जीवन संगनी को खोने का डर उन्हें अंदर तक खाई जा रहा था। वह अपनी पत्नी को कैसे बचाएं, बस यही सोचे जा रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रेखा को कैसे बचाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी धन दौलत तो अपने बेटे पर ही लुटा दी थी। घबराहट के कारण उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। कमरे के बाहर बैठे बैठे ओमपाल जी को यही चिंता सताई जा रही थी कि अब अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवा पाएंगे। उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपनी पत्नी का अच्छी तरह से इलाज करवा सकें, और पेंशन के पैसों से तो जैसे तैसे उनका खर्चा ही चल पाता था। और अगर किसी से पैसे लेने की बात भी सोचते तो यह सोचते कि कैसे लौटाएंगे। सब बातें सोचते हुए बाहर की ओर जाने लगे, तभी एक आदमी से टकरा गए। अरे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको देखा नहीं भाई साहब, ओमपाल जी कहते हुए जैसे ही उस आदमी की तरफ देखने लगे तो एकाएक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हंसते हुए उस आदमी से हाथ मिलाया और बोले, अरे राकेश तुम। तो सामने वाला व्यक्ति भी ओमपाल जी से हाथ मिलाता हुआ उनके गले लग गया और बोला, अरे ओमपाल जी आप यहाँ कैसे? तो ओमपाल जी कहने लगे, अरे यार मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी यहाँ पर एडमिट है। तो राकेश बोला, क्या हुआ भाभी जी को? सब ठीक ठाक तो है ना? कोई बड़ी परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? ओमपाल जी तो वैसे भी काफ़ी समय से परेशान थे और कब से अपने दुख को किसी और के साथ बांटना चाहते थे। इतने दिनों के बाद उन्हें कोई अपना सा मिल गया था जिसके साथ वह अपनी ज़िंदगी का हर दुख सुख बांट सके। आज उनका दोस्त मिला तो उन्होंने अपने जीवन की सारी बातों को उनके सामने रख दिया। अपने सुख दुख की सारी बातों को अपने दोस्त के सामने शेयर करने लगे। जब ओमपाल जी ने सारी बातें अपने दोस्त राकेश को बताई तो राकेश को बहुत दुख हुआ। सुनकर उन्हें धक्का सा लगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ नौछावर कर दिया था, आज उनका वही बेटा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करना तो दूर, उनका हालचाल जानने की भी कोशिश नहीं की। राकेश जी बड़े ही विचारशील व्यक्ति थे और बड़े ही भले इंसान भी। उन्होंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, अरे ओमपाल जी थोड़ा सा धीरज रखो, यह समय धीरज रखने का है, यह समय रोने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस समय तो तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें सबक सिखाना चाहिए। बता दो कि तुम भी उनके बाप हो और उन पर निर्भर नहीं हो। अगर तुम उनसे कुछ मांग भी रहे हो तो वह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा बेटा आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उन्होंने तुम्हें प्यार से नहीं दिया तो तुम उनसे सख्ती के साथ मांगो। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर ओमपाल जी उन्हें प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगे। तभी राकेश बोला, दोस्त तुम्हें थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, तभी तुम कबीर को सबक सिखा सकते हो। फिर राकेश जी ने ओमपाल जी को जैसे जैसे करने को कहा ओमपाल जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले ही दिन उन्होंने अपने बेटे पर केस दर्ज कर दिया और धोखाधड़ी का केस करते हुए अपने बेटे पर यह आरोप लगाया कि उसने उनसे रिटायरमेंट के वक्त मिली हुई सारी रकम धोखे से हड़प ली है। उधर बड़े शहर में रह रहे बेटे के पास जब नोटिस पहुंचा तो उसने तुरंत ही अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन ओमपाल जी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया।
आखिरकार वह अपने पिता के घर उनसे मिलने आ पहुंचा। कबीर गुस्से से तिलमिलाता हुआ जब अपने घर आया तो अपने पिताजी से कहने लगा, यह सब क्या है पिताजी? आखिर आप अपने बेटे पर केस कैसे कर सकते हो? फिर ओमपाल जी बोले, मैंने जो किया है वह पूरी तरह सोच समझ कर ही किया है और आगे की सभी बातें अब मेरा वकील ही तुम्हारे साथ करेगा और अगर तुम मेरे पैसे देने को तैयार हो तो मैं यह केस वापस ले सकता हूँ। इस पर कबीर कहने लगा, अब वह पैसे मेरे पास नहीं हैं, वह सारे पैसे तो खर्च हो गए हैं। कबीर कहने लगा, अरे आप किस तरह के पिता हो? आप तो अपने बेटे को अदालत में घसीट रहे हो। भला ऐसे भी कोई पिता अपने बेटे के साथ करता है जैसा आप मेरे साथ कर रहे हैं? फिर ओमपाल जी ने अपने बेटे कबीर से कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर से धक्के देकर निकालना नहीं चाहता और यह सब बातें तुम मेरे सामने ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कबीर को दरवाजे से बाहर करके अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और अगले ही दिन यह बात पूरे शहर में फैल गई कि एक पिता ने अपने बेटे पर ही केस कर दिया है, क्योंकि उनके बेटे ने धोखे से उनके सारे पैसे हड़प लिए थे। उनके बेटे ने धोखाधड़ी से अपने पिता के सारे पैसों को हथिया लिया था और मुसीबत के समय अपना पल्ला झाड़ लिया है। अपनी बदनामी होते देखकर कबीर को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपना केस लड़ने के लिए उसने एक वकील को भी कर लिया था। उधर ओमपाल जी के दोस्त राकेश जी ने एक पत्रकार को कहकर इस खबर को पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया था। यह न्यूज़ सभी शहरों में ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाई जाने लगी कि देखो कैसे एक बेटे ने अपने बाप के साथ धोखाधड़ी की है और अपनी मां को भी मृत्यु सैयार पर पहुंचा दिया है और उसे देखने तक नहीं आया। कबीर का बेटा 8 साल का हो चुका था। एक दिन जब वह मोबाइल चला रहा था तो उसने मोबाइल पर अपने पापा की फ़ोटो के साथ खबर देखी कि यह इंसान एक धोखेबाज इंसान है। इस नालायक बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दिया है और उनके सारे पैसे भी हड़प लिए हैं। कबीर जब कोर्ट से वापस लौटा तो उनका बेटा उससे बोला, पापा जी क्या आप धोखेबाज इंसान हैं? क्या आप नालायक इंसान हैं? अपने छोटे से बेटे के मुंह से यह बात सुनकर कबीर हैरान रह गया और हैरानी से बोला, यह तुम्हें किसने सिखाया है? छोटा सा बच्चा बोला, पापा यह बात मैंने मोबाइल में सुनी है। आपने अपने पापा के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आपने उनसे पैसे क्यों छीन लिए हैं? फिर कबीर ने कहा, बेटा यह सब मैं तो तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए ही कर रहा हूँ, इसे धोखा नहीं कहते। तब उसका बेटा बोला, नहीं पापा, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप एक धोखेबाज इंसान हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही करूंगा, आपसे सारे पैसे ले लूंगा। बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से ऐसी बात कह दी कि कबीर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसे एहसास होने लगा था कि उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी सारी खुशियों को भी उसी के ऊपर नौछावर कर दिया था। अपना घर तक भी गिरवी रख दिया था और जब उन्हें उसकी ज़रूरत थी तो उसने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। पूरे देश में यह इतनी चर्चा का विषय बन गया था कि लगभग सभी व्यक्तियों को इस केस के बारे में पता चल गया था कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला की ज़िंदगी इसी केस पर निर्भर करती है। केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू की गई। जब वकील ने कबीर की करतूत को जज साहब के सामने खोल खोल कर बयान किया तो कबीर शर्म के कारण ज़मीन में धंसा जा रहा था। आज उसकी आंखों में धोखे के स्थान पर पछतावा नजर आ रहा था। आज वह अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। जब जज साहब ने ओमपाल जी से अपने ही बेटे पर केस करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी सच्चाई बयां कर दी और कबीर के बचपन से लेकर आज तक उन्होंने क्या क्या किया और किन हालातों में उन्होंने उसे विदेश भेजा, सब कुछ बता दिया था। और यह सब बातें बताते हुए वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और अदालत में ही फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह से रोता देखकर अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ तक कि जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए कि कैसे एक औलाद अपना मतलब निकल जाने पर अपने माँ बाप को तड़पने के लिए छोड़ देती है और उन्हें
देखने तक नहीं आती। कबीर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने सबके सामने हाथ जोड़कर अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और अपने पिता को सारे पैसे वापस कर लौटाने का वादा भी किया। तो ओमपाल जी ने भी अपना केस वापस ले लिया और कबीर को लेकर अपनी पत्नी रेखा के पास अस्पताल में चले गए। जब कबीर ने बिस्तर पर लेटी अपनी माँ को देखा तो उसे अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसकी माँ के कमज़ोर चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल सा बन गया था। रेखा जी अब तो एक कंकाल बन चुकी थी, परंतु इस अवस्था में भी जब रेखा जी ने अपने बेटे को देखा तो वह मुस्कुराने लगी और कांपते हाथों से रेखा जी ने अपने बेटे को इशारे से अपने पास बुलाया। परंतु आज कबीर अपनी माँ की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। कबीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा और काफ़ी देर तक रोता रहा और उनसे माफ़ी मांगता रहा। फिर ओमपाल जी ने अपनी पत्नी के सर को सहलाते हुए कहा, रेखा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो देखो तुम्हारा बेटा भी आ गया है, अब तो खुश हो जाओ ना, अब तो खुश होना तुम। फिर रेखा जी ने मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन हिला दी। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए कबीर ने पैसों की व्यवस्था की और 3 दिन के अंदर ही उनका ऑपरेशन भी करवा दिया गया। अब कबीर अपने माता पिता को अपने साथ अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को कहने लगा कि आज के बाद इस घर में रहते हुए उन अपने माँ बाप को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी रह रह कर वह अपने बेटे की बातें कबीर के कानों में गूंज रही थी, जो उसके बेटे ने उसे कही थी कि पापा जी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही धोखा करूंगा, मैं भी आपके सारे पैसे को छीन लूंगा। आज कबीर अपने किए हुए कर्मों पर काफ़ी शर्मिंदा था और अपने किए की माफ़ी अपने माता पिता से बार बार मांग रहा था। कबीर अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रख रहा था और पूरे मान सम्मान के साथ उनकी सेवा भी करता था। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।